कहना चाहता हूँ वक्फ ने किया क्या हंसी सितम, मुस्लिम लीग और शिवसेना मिलके हो गए हम। अगर आप सुपरफिशियली कुछ मैं पूछूं आप बता देंगे इस्लाम के बारे में, लेकिन गहराई की तरह साथ नहीं बता पाएंगे। वक्फ वाला औलाद ये है कि मैंने जमीन तो वक्फ कर दी मगर रहेगी मेरे ही परिवार के वो, मतलब मैंने अपना पैसा तो मंदिर को दान कर दिया मगर रहेगा वो मेरा। ऐसा आपने विचित्र उदाहरण नहीं सुना होगा। आज बाकी माइनॉरिटीज को आप देखिए, सबसे पढ़ी लिखी आज कम्युनिटी कौन है, हाईएस्ट एजुकेशन में पारसी, सबसे प्रॉस्परस जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है इनकम टैक्स में जैन, सबसे एंटरप्रेन्योर कम्युनिटी कौन है, सिख। उनकी तो लाइन लगा के रियासत थी, पटौदी के नवाब, भोपाल के नवाब, रामपुर के नवाब, लखनऊ के नवाब, जूनागढ़ के नवाब, हैदराबाद के निजाम, और आज कहते हैं साहब हम तो मजलूम हो गए। क्यों? कुछ नहीं जानते हुआ यूट्यूब की सर्टिफिकेट में जानती हूँ नहीं जानती हूँ, कोई ठेकेदारी दी है, कोई ठेका चला रहे हैं। कहावत होती हिंदी में नया मुल्ला प्याज ज्यादा खाता है, यहाँ गैर मुल्ला प्याज ज्यादा खाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं खबरी शो। दोस्तों आज की डिबेट वीडियो होने वाली है बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी, शिवसेना उदय गुट की प्रियंका चतुर्वेदी और कांग्रेस के इमरान मसूद के बीच में। दोस्तों वक्फ संशोधन बिल पे डिबेट में इन दोनों को सुधांशु त्रिवेदी ने सामने बैठा के ऐसा पेला है, उसे देख के आपको बहुत ही आनंद आने वाला है। तो दोस्तों वीडियो बहुत मजेदार है, अंत तक जरूर देखना। चैनल पर पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना। चलिए दोस्तों फिर शुरू करते हैं आज की मेन डिबेट। अभी हाल ही में आरएसएस की मैगजीन है ऑर्गेनाइजर उसमें आर्टिकल स्ट्रेट, चलिए वक्फ की लैंड ज्यादा है या चर्चेस के पास, क्रिश्चियंस के पास लैंड ज्यादा है, यानी आपकी आंख सिर्फ लैंड में लगी है और ये लैंड किसको जा रही है हम सब जानते हैं। पोर्ट किसको गया? अडानी को। एयरपोर्ट किसको गया? अडानी को। लैंड किसको गया? अडानी को। अभी ये जो क्रिश्चियन लैंड होगी अभी उस पर भी विवाद शुरू होगा, फिर आएंगे आप लोग माइनॉरिटी के हकदार बनकर के हम ही रिफॉर्म्स लाएंगे। तो कहां तक ये लड़ाई चलेगी, यही मेरा एक सवाल है। देखिए बात ये है 20 सेकंड में केवल मुस्लिम समाज का मामला होता तो कोई बात नहीं थी। आप कह रहे हैं क्यों चर्च में मुनम्मम में क्रिश्चियंस की लैंड को क्लेम किया है कि नहीं, यमुनानगर के गुरुद्वारे को क्लेम किया है कि नहीं, तमिलनाडु के तिरुचेंदूरी मंदिर को क्लेम किया है कि नहीं, तो फिर आप ये कहिए हम सिर्फ मुस्लिम लैंड को क्लेम करेंगे। क्लेम तो हम सबको करेंगे। और वैसे मुझे एक चीज जो मैंने पार्लियामेंट में बोला था फिर बोल दूं, अभी प्रियंका जी बोली, इनके तो नेता 2015 में बोल चुके हैं मुसलमानों की नागरिकता भी ले लेनी चाहिए। यह 2015 सामना में संजय राउत जी का स्टेटमेंट है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। एक दिन ही मुसलमान समाज का वोटिंग राइट अगर आप छीन लोगे कुछ सालों के लिए, तब सबको पता चलेगा कि मुसलमानों की ठेकेदारी है ना मतों की बंद हो जाएगी। सुनिए, और दूसरी तरफ संजय राउत को कोट कर रहे हैं, गठबंधन में वो शामिल हैं, वो मुस्लिम लीग जिसने 28 अगस्त 1947 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सेपरेट इलेक्टेड मांगे। कोई जाके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट में पेज नंबर 270 में पढ़ ले। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ पूरी बात कर, एक लाइन बस सुनिए सर। पुराना एक गीत था ना, वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम। तो मैं कहना चाहता हूँ वक्फ ने किया क्या हंसी सितम, मुस्लिम लीग और शिवसेना मिलके हो गए हम। मुसलमानों के साथ हो क्या रहा है कि मुसलमान घर में रहे तो दंगाई घुस करके निकाले बाहर, और बाहर निकले तो पुलिस छाती पर गोली मारे। क्या हुआ संभल में? पहले सर्वे के लिए गए, कुछ नहीं हुआ, फिर 250-300 का टोला गया, मस्जिद में जाकर के नारेबाजी हुई, लोग आए, हंगामा हुआ, और उसके बाद 5 लोगों के गोली लगी और सीधे छाती पर गोली लगी, और जिनके गोली लगी उन्हीं के लोग जेल चले गए। अच्छा, वो संभल वाली मस्जिद एएसआई के संरक्षण में थी और एएसआई वहीं नहीं जा सकती थी। आप मुझे एक बात बताइए, एएसआई का अजीब कानून है। एएसआई का जन्म हुआ 1871 में जी, और उसका प्रबंधन शुरू हुआ 1904 में, और एएसआई प्रोटेक्टिव मूवमेंट जितने भी हैं उन सब की मालिक एएसआई हो गई। सुधांशु त्रिवेदी उन सब की मालिक एएसआई हो गई। मस्जिद एक सेकंड, मस्जिद बनाई मेरे पूर्वजों ने नमाज के लिए, अब एएसआई तय करेगी कि हम नमाज पढ़ें कि ना पढ़ें। मुसलमान को शिक्षा से वंचित किया जा रहा है। आप हालात ये देख लीजिए कि जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है वो लगातार पिछले 10 साल के अंदर नीचे जा रही है, उसके फंड्स आपने रोक दिए, उसके 2 सेंटर बंद होने के कगार पर आ गए। अच्छा खासा रिसर्च इंस्टीट्यूट था, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, उसको क्यों तबाह करना चाह रहे हैं? मैंने एक बहुत छोटा सा बुनियादी सवाल पूछ लिया था अपने एक साथी से, जवाब नहीं दे पाए थे और दे भी नहीं पाएंगे। अगर आप मुझसे कुछ हिंदू रिचुअल्स के बारे में पूछेंगे, सनातन रिचुअल्स के बारे में, मैं सुपरफिशियली आपको सब बता सकता हूं, लेकिन अगर ज्यादा गहराई में जाकर के आप मुझसे बात करेंगे तो मैं शायद नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि मैं जानता नहीं। ठीक इसी तरीके से अगर आपके सुपरफिशियली कुछ मैं पूछूं आप बता देंगे इस्लाम के बारे में, लेकिन गहराई की तरह साथ नहीं बता पाएंगे।
बेटा भग मत जइयो। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जवाब देना चाहता हूं। देखिए, इन्होंने कहा कि भाई इस्लाम के पवित्र कर्तव्य में एक वक्फ है। भाई मेरी समझ तो इतनी है, इस्लाम में 5 ही पवित्र कर्तव्य हैं, रोजा, कलमा, नमाज, हज और जकात। इसमें वक्फ कहां है भाई? और मैं ये भी बताना चाहता हूं, इसी बात में 1894 में प्रिवी काउंसिल का जजमेंट आया था, जिसमें सर सैयद अहमद ने कोट किया था कि वक्फ मूल इस्लामी परंपरा का हिस्सा नहीं है, ये शरिया का हिस्सा है। उसके लिए मुजार शब्द का प्रयोग किया। इसलिए वक्फ अल औलाद, आपको बड़ी मजेदार बात पता है, वक्फ अल औलाद यह है कि मैंने जमीन तो वक्फ कर दी, मगर रहेंगे मेरे ही परिवार के लोग। मतलब मैंने अपना पैसा तो मंदिर को दान कर दिया, मगर रहेगा वो मेरा। ऐसा आपने विचित्र उदाहरण नहीं सुना होगा। तो मैं पूछना चाहता हूं, इमरान मसूद साहब तो यूपी के रहने वाले हैं, यूपी कह रहे पढ़ाई लिखाई में पीछे रह गए। पता है आपको, सैयद मुसलमानों की रेट ऑफ लिटरेसी 1931 में 24% थी, जब यूपी की 8% थी। और जातिगत सर्वे था तो यूपी में जो सबसे पढ़ी लिखी ब्राह्मण कम्युनिटी मानी जाती थी, हिंदुओं में वो 15%, क्षत्रियों में 13%, सैयद मुसलमान 24%, ब्यूरोक्रेसी में 20%। कहां चले गए मेरे भाई? आज बाकी माइनॉरिटीज को आप देखिए, सबसे पढ़ी लिखी आज कम्युनिटी कौन है? हाईएस्ट एजुकेशन में पारसी 0.001% की माइनॉरिटी। सबसे प्रॉस्परस, जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है इनकम टैक्स में, जैन 1% की माइनॉरिटी। सबसे एंटरप्रेन्योर कम्युनिटी कौन है? सिख 1.8% की माइनॉरिटी। उसके बाद आप देखिए क्रिश्चियंस में एजुकेशन का स्तर कितना है, यहूदी छोटी सी माइनॉरिटी कितना है। और ये, जबकि मैं आपसे कहूं आजादी के समय इनमें से किसी एक की भी रियासत नहीं थी, 1-2 सिख रियासतें छोड़ दे, जबकि इनकी तो लाइन लगा के रियासतें थी। पटौदी के नवाब, भोपाल के नवाब, रामपुर के नवाब, लखनऊ के नवाब, जूनागढ़ के नवाब, हैदराबाद के निजाम। और आज कहते हैं साहब हम तो मजलूम हो गए। क्यों? जो हुक्मराने वक्त थे वो आज मजलूम हो गए, क्योंकि सेक्युलरिज्म के जाल में ऐसे फंसे और उल जलूल हो गए। और सुनिए, ये उल जलूल मामला क्या है? 2013 में आई सच्चर कमेटी की रिपोर्ट, जो कहती है मुसलमानों के हालात इतने खराब हैं कि साहब ये तो शेड्यूल कास्ट से बदतर है। और आपको पता है 1913 से 2013 तक 17 लाख एकड़ जमीन आई थी वक्फ में, और 2013 से 2023 में 21 लाख ऐड हो गई। मतलब गजब का आपका लॉजिक है। अभी मुझे सुधांशु भाई ने बड़ी अच्छी बात है कि बड़ा मुझे अच्छा लगा, चूंकि जानकारी इनको है। अब दोबारा मत पूछना। हमारा तो जिन्ना ने बेड़ा गर्क किया है। अगर जिन्ना की बात ना मानता मुसलमान, मौलाना अबुल कलाम आजाद की उस वक्त मान लेता मुसलमान, तो हिंदुस्तान के अंदर ये हालत ना होती जो आप हालत हो गई है। हमारी 2म दर्जे की स्थिति आपने पूरे देश के अंदर कर दी। किसने करी है 2म दर्जे की स्थिति? सबसे ज्यादा जिम्मेदार ये है जिसकी पार्टी का हुकूमत रही 67 साल। हम क्या बात करें? औरंगजेब, राणा सांगा, जिन्ना, ये वो, मेरे बस एक ही मांग है। और मैं क्योंकि विपक्ष से हूं, और विपक्ष में हमारी भी एक आवाज है, सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी की नहीं है। हमारी आवाज यह है कि जो जनता से जुड़े मुद्दे हों। आज 50 रुपए इनकी जेब से ज्यादा जा रहा है गैस का सिलेंडर खरीदने में, तो मुझे तकलीफ होती है। 2 रुपए एक्साइज ड्यूटी बढ़ रही है, जबकि पूरी दुनिया भर में ऑयल चीप हो रहा है, तो मुझे तकलीफ होती है। मुझे तकलीफ होती है क्यों 80 लाख लोगों के घर पे राशन जा रहा है, उनको खुद नौकरियां क्यों नहीं दी जा रही हैं जहां वो अपने आप को सक्षम पा पाए। तो इन चीजों में हमारा ध्यान भटकाकर ये जो काम हो रहा है, ये बहुत गलत। ओके, देखिए मैं एक बात कहूँ, लगता है प्रियंका जी को ना अपने राज्य का पता। 80 करोड़ सुनिए, 80 करोड़ है, 80 करोड़ है। Once more! सुनिए, इनको ना अपने राज्य का पता, ना अपने सदन का पता। ये औरंगजेब का नाम कौन लाया? अबू आजमी, महाराष्ट्र के विधायक, समाजवादी पार्टी, अपने गठबंधन के। पीएचडी इस्लामिक लॉ के हैं, इस्लामिक स्टडीज के हैं, इस्लामिक रिलीजन के हैं, आप सबके पीएचडी हैं। हमको कुछ ना जानकर भी हम राज्यसभा में अपना पक्ष रख सकते हैं। मैं तो बीच में नहीं, जैसे आप बीच में टोक टोक कर बोल रहे हैं, क्या कुछ नहीं जानती है? हुआ यू टू गिव मी सर्टिफिकेट, मैं जानती हूँ नहीं जानती हूँ? हाँ, तो मैं बता रहा हूँ ना, सुन लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, दर्शकों को समझ में आ जाएगा। अबू आदमी कहाँ का है? महाराष्ट्र विधानसभा का, वो औरंगजेब का इशू लाया। फिर इमरान प्रताप को ये लाए, इमरान मसूद जी, ये किस पार्टी के हैं? राशिद अलवी लाए, किस पार्टी के हैं? इमरान प्रतापगढ़ी किस पार्टी के हैं? MIM किस पार्टी के हैं? और सुनिए, उसके बाद राणा सांगा कौन लाया? वो रामजी लाल सुमन किस पार्टी के हैं? अरे भैया, अपनी पार्टी का अरे एक मिनट, अब एक मिनट, बाकी पॉलिटिक्स, एक मिनट, मुझे गठबंधन का पता हो या ना हो, मुझे अभी पार्टी का ये पता हो या लोग ना लेके आ पता रहे हैं। हो, पर मुझे ये जरूर पता है कि देश को आप दिशा भूल करने का काम कर रहे हैं। अरे आपके सारे एक मैदान बताइए जिसने विषय शुरू किया, बताइए। चैलेंज करता हूँ, अगर आपको पता है, चैलेंज करता हूँ, मुझे भी आने देंगे। मुझे अपने घर जाना है। जैसे मोहम्मद अली जिन्ना ने आर्ग्यूमेंट दिया था और पाकिस्तान को अलग कर दिया था, इनका आर्ग्यूमेंट बिल्कुल उसी तरीके का था। तो आज ये मॉडर्न डे जिन्ना कौन बनकर बैठे हैं,
आज इनकी भाषा से बहुत स्पष्ट हो गया है। जहां बता रहे हैं अरे देखिए हम लोग क्या थे, हमें क्या कर दिया, तो ये इनका आप कह रहे हैं मॉडर्न डे जिन्ना है। बिल्कुल, जो उस दिन अमित शाह जी वैसा है कि कौन गैर मुल्ला, कौन हिंदू, कौन मुसलमान, उसका सर्टिफिकेट भारतीय जनता पार्टी नहीं देगी। भारतीय जनता पार्टी हिंदू की ठेकेदार नहीं है, नहीं थी, ना ही रहेगी। आप नहीं बताएंगे कौन सी हिंदू पार्टी है, कौन सी हिंदू पार्टी नहीं है। किसने आपको ये ठेकेदारी दी है? कोई ठेका चला रहे हैं आप? एक बात मैं कह दूं फिर, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे बोला था, जिस ढंग के प्रोविजंस यहां हैं दुनिया में किसी मुस्लिम कंट्री में वक्त में नहीं है। ना सऊदी अरब में जो इस्लाम की जन्मस्थली है, ना इंडोनेशिया में जो सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री है, ना टर्की में जो खिलाफत की सीट रही है, और ना आईएसआईएस वाले इलाके वाले इसमें सीरिया और इराक में, इसलिए, और ना पाकिस्तान और बांग्लादेश में। इसीलिए मैंने बोला था, कहावत होती हिंदी में, नया मुल्ला प्याज ज्यादा खाता है, यहाँ गैर मुल्ला प्याज ज्यादा खाता है, और इतना प्याज खाता है कि आंखों से आंसू निकल रहे। कहाँ जाएं फिर हम? इस देश का आम नागरिक आज धोखा महसूस कर रहा है। आनंद लीजिए, टेंशन मत रखिए ऐसी चीजों का। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने वीडियो अंत तक देखी है तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के बारे में आपकी जो भी कोई राय है कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं वो जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।